आइए स्टूडेंट, अब हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जिसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे बताना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एस और पी ब्लॉक के दरमियान में होती है, और इसके अलावा यहाँ पे आपने बात रखनी कि उसमें जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शली फिल्ड होता है, यानी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। तो ये दो प्रॉपर्टीज एक्चुअली किसकी होती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की होती हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे रीजन आपने बतानी है, क्योंकि वो एस और पी के दरमियान में होते हैं, यानी आपको एक ट्रांजिशन फेज क्रिएट कर रहे होते हैं एस और पी के दरमियान में, तो इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। Why do D block elements show different oxidation states? तो स्टूडेंट आपको बताना है कि जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने इसको आपको बताया हुआ है कि जो आपके जो n-1 D ऑर्बिटल है और जो ns ऑर्बिटल है उनमें एक्चुअली एनर्जी बहुत ज़्यादा सेम होती है, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजर होते हैं। तो जहाँ पे n-D ऑर्बिटल वैलेंसी में हिस्सा लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, वहाँ पे ns ऑर्बिटल भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, यानी ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट फिर शो करेंगे। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने ये भी रीजन बताई हुई है मेन लेक्चर में कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, जब लोअर एलिमेंट में, और जब पीरियड में हम आगे मूव करते हैं तो फिर +2 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो भी मैंने मेन लेक्चर में समझाई हुई है, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट आप इतना ही बताएंगे कि ns और n-1 ऑर्बिटल जो है वो आपस में उनकी एनर्जी क्लोज होती है, तो इसका मतलब वो दोनों में इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और आपकी बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। होपफुली ये आपको आंसर समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। व्हाई डज मैंगनीज शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन 3D सीरीज। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको बताना है कि मैंगनीज जो है वो एक्चुअली मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है। तो स्टूडेंट मेन लेक्चर में भी इसको मैंने बताया हुआ है, अभी दोबारा इसको देख लेते हैं कि 3d5 4s2, ये याद रखें, ये इसकी एक्चुअली लास्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनती है, 3d5 एंड 4s2। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जो आपका ns और n-1d ऑर्बिटल, तो आपका ns क्या हो जाएगा 4s2 और n-1d क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। तो ये दोनों की एनर्जी क्योंकि सिमिलर है, सेम है, बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज है, इस वजह से ये दोनों ही आपकी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, यानी 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो सकते हैं। जब 7 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। इसका मतलब स्टूडेंट मैंगनीज जो है वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। होपफुली ये आंसर आपको समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, लीजेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल। तो स्टूडेंट मैंने आपको मेन लेक्चर में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि लीजेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या कभी कभार वो पॉजिटिवली चार्ज भी होता है, जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ होता है और उसको वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है। तो ये चीज़ होती है लीजेंड। अब इसकी जो एग्जांपल देखें तो पोटाशियम फेरोसियानाइड, यानी और ये पोटाशियम फेरोसियानाइड, हेक्सा फेरोसियानाइड, इसमें अगर आप देखें कि इस जो Cn-1 है, यहाँ पे ये Cn-1, यहाँ पे ये Cn-1, ये दोनों एक्चुअली लीजेंड का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। तो लीजेंड की हमने प्रॉपर्टी दी कि नेगेटिवली चार्ज होता है और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हुआ है। इसी तरह यहाँ पे नीचे वाले में देखिए अमोनिया। अमोनिया हालांकि न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास ये लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर जो है सेंट्रल मेटल एटम यानी कॉपर को डोनेट हो सकते हैं। तो लीजेंड यही काम कर रहा होता है। तो अमोनिया यहाँ पे न्यूट्रल लीजेंड है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन अलॉन्ग विद लीजेंड, यानी जो आपका सेंट्रल मेटल होगा लीजेंड समेत, वो क्या कहलाता है, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। तो अगर आप इसको देखें K4 FeCN6, यहाँ पे जो FeCN6 है यानी फेरोसियानाइड जो है, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ ये लीजेंड है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनता है। तो ये आपका पूरा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। नीचे जो है आपका जो एग्जाम्पल है कॉपर NH3 सल्फेट है, तो इसमें अगर आप देखें ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। होपफुली आपको अच्छे समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं सेंट्रल मेटल की बात करते हैं। तो सेंट्रल मेटल जो बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है, जैसे लीजेंड के साथ कनेक्ट होता है, तो ये आपका सेंट्रल मेटल, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पर भी आयरन है, तो ये लीजेंड के साथ है, तो यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे सिल्वर है। होपफुली स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेंट्रल मेटल क्या होता है। आइए स्टूडेंट मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। देखिए स्टूडेंट इसको भी मैंने मेन लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है, उसकी रीजन भी बताई हुई है। हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं वंस अगेन कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, कि वो सब्सटेंस जो कि अट्रैक्ट हो रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक
डायमैग्नेटिज्म। इसके बरक्स स्टूडेंट जब डायमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो वो सब्सटेंस जो कि स्लाइटली रिपेल्ड हो रहे होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक, और ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर पैरामैग्नेटिज्म की मजीद अगर हम बात करें तो ये किस वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, तो उस वजह से आपके पास पैरामैग्नेटिज्म होती है। लेकिन जो डायमैग्नेटिज्म है उसमें क्योंकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं यानी पेयरिंग हो जाती है, जब पेयरिंग हो जाती है तो वहां पे वो डायमैग्नेटिज्म हो जाता है यानी रिपेल होने लग जाता है। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म की एग्जांपल है उसमें प्लाटिनम और क्रोमियम है, और डायमैग्नेटिज्म में कॉपर और गोल्ड है। ये आपने यहाँ पे याद रख लेनी है। इसकी वजह क्यों है पैरामैग्नेटिज्म की? क्योंकि इसमें एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और जो कॉपर और गोल्ड है उसमें डायमैग्नेटिज्म इस वजह से है क्योंकि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा।